Hello, ladies and gentlemen. Welcome to WS Cube Cyber Security. This is your captain Ashish Kumar speaking. आप सभी का फ्लाइट PYCS 05 में स्वागत है, जहां पे हम समझेंगे किस तरीके से ये पाइथन सिंटैक्स वर्क करता है, यानी हम फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन सिंटैक्स को क्लियर करने वाले हैं। सो लर्नर्स, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ताकि पाइथन का सिंटैक्स आप सभी के लिए आसान हो जाए, इसलिए आप सभी के सामने टॉप 10 ट्रिक्स है, जिसमें से सबसे पहली ट्रिक जो है वो है इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन का ओवरऑल मतलब है कि आप जो भी कोड लिख रहे हैं उस कोड के सिंटैक्स में आप स्पेस कितना दे रहे हैं। ओवरऑल आप जो भी टाइप कर रहे हैं वहां पे आप स्पेस का कैसे यूज ले रहे हैं और कितने स्पेसेस की कहाँ जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रिक्स समझनी है। इन ट्रिक्स की मदद से हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट है 4 स्पेसेस ऑफ कोड ब्लॉक्स नो ब्रेसेस, यानी सर यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल हम इफ कंडीशन का यूज ले रहे हैं और उसके अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं कि सर जब भी हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस बनाते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज लेते हैं और उसके अंदर अपने कोड को लिखते हैं। लेकिन पाइथन में आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये डिफाइन करना जरूरी है कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो फंक्शन के अंदर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फंक्शन का नाम लिखा है, जो भी हमारा सिंटैक्स है वो लिखा, हमने लिखा इफ ट्रू। अब मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी स्टेटमेंट है, जो भी मैंने कंटेंट लिखा है, जो भी मैंने कंडीशन दी है, जो भी मैंने यहाँ पे टास्क परफॉर्म करने के लिए दिए हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, वो फंक्शन के अंदर आए। तो यहाँ पे इफ ट्रू के आगे से हम प्रिंट लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी हमने यहाँ पे 4 स्पेसेस दे दिए। ऐसा करने की वजह से क्योंकि वो इफ के अंदर आ चुका है, देन अब वो जो भी टास्क करेगा वो इफ के अंदर ही कंसीडर करे जाएंगे, यानी अब वो उस फंक्शन के अंदर कंसीडर करा जाएगा। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इन फ्यूचर अगर हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो हमारा जो भी उसके अंदर लिखा हुआ कंटेंट है, जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी टास्क हम परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, उनको इतना स्पेस जरूर दिया जाए कि वो उस फंक्शन के अंदर दिखे। साफ साफ आप देख सकते हो इफ की लाइन के अंदर जो है हमारा प्रिंट लिखा हुआ दिख रहा है। देन इसके अलावा कंसिस्टेंसी जरूरी है। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो फॉर्मेट आप फॉलो करें, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मैंने अगर 4 स्पेसेस दिए तो आगे भी मैं उसी को कंसीडर करता रहूँ, और जब मैं इस प्रोसेस को अच्छे से करूंगा तो हमारा फंक्शन जो है वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। हमें कहीं पे भी कर्ली ब्रैकेट से किसी भी तरीके के स्पेशल कैरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड ट्रिक की, जो कि है कमेंट्स का। सर और हम क्या करते हैं चीज़ों को आसान बनाने के लिए और ये याद रखने के लिए कि हमने कहाँ पे क्या लिखा और वो कोड क्या काम कर रहा है, हम कमेंट्स का यूज लेते हैं। कमेंट्स वो टेक्स्ट होता है जो एग्जीक्यूट नहीं होता, जो कोई भी काम नहीं करेगा, बस हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे लिखा गया एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कमेंट्स अप्लाई करने के 2 तरीके। पहला, अगर मैं एक हैश सिंबल के आगे कुछ भी कंटेंट लिखता हूँ तो वो एक सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक सिंगल लाइन कमेंट है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये पाइथन इंटरप्रेटर या कोड एग्जीक्यूटर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको रीड नहीं करेगा। ये बस देख लेगा कि ये जो लाइन है ये कमेंट है, जो कि हमने हमारे लिए बनाई है ताकि हमें पता हो कि इसका यूज क्या है ना। इस लाइन ऑफ कोड का यूज क्या है जो इसके आगे आसपास में लिखूंगा, या कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर मैं खुद के लिए लिखना चाहता हूँ। आंसर, अगर हम मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज लेना चाहे तो हम यहाँ पे यूज ले सकते हैं ये सिंगल कोट्स का कॉम्बिनेशन, 3-3 के पेयर्स जो हम यूज लेके मल्टी लाइन कमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। हम इस तरीके से भी मल्टी लाइन कमेंट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। इनके अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो एज अ मल्टी लाइन कमेंट काम करेगा, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। इनके अंदर जो भी हिस्सा लिखा हुआ है ये सब मल्टी लाइन कमेंट का हिस्सा है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा कभी, वो एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव करेगा, एक कमेंट की तरह बिहेव करेगा। और इसी तरीके से हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड ट्रिक की तरफ, जो कि है वेरिएबल से जुड़ी हुई। वेरिएबल से जुड़ी हुई बातें हमें क्या समझनी है ताकि हम सिंटैक्स में कोई भी एरर्स क्रिएट ना कर पाए, हमसे सिंटैक्स में कोई गड़बड़ ना हो। तो सबसे पहले वेरिएबल्स जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल रखा है और जब उस वेरिएबल को मैं कहीं यूज ले रहा हूँ, कहीं उससे रिलेटेड कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ और मैं नेम इस तरीके से लिख दूं जिसमें जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, तो ये वर्क नहीं करेगा। ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे केस सेंसिटिविटी का फर्क पड़ता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमने कोई वेरिएबल का नाम जिस तरीके से और जहां लिखा है हम उसे वैसे ही यूज दें। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर उस कंटेंट लिख दिया। अब ये कंटेंट इसके अंदर स्टोर हो चुका है। अगर मुझे इस वेरिएबल से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रिंट एक्टिविटी रन करानी है, प्रिंट करवाना है, तो मैं ध्यान रखूंगा कि मैं यहाँ पे नेम ही लिखूंगा। मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में नेम नहीं लिखूंगा, ये वर्क नहीं करेगा। मैं स्मॉल लेटर्स में नेम लिखूंगा और ये वर्क करेगा। ये इस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा था, इस पैरामीटर के अंदर जो भी डेटा था उसे प्रिंट करेगा। तो आप सभी को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे फर्क पड़ता है कि आपने जो भी पैरामीटर्स रखे हैं, जो भी वेरिएबल्स यूज लिए हैं, उसको किस तरीके से लिखा है। ये केस सेंसिटिव है। देन यहाँ पे नो टाइप डिक्लेरेशन नीडेड। एक और बहुत अच्छी बात है हमारे पाइथन की कि हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये खुद ही डेटा को जिस तरीके से हमने लिखा है उसे देख के समझ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अलाइस लिखा है, जो कि साफ साफ एक स्ट्रिंग है। ये एक नंबर का रोल तो प्ले कर ही नहीं रहा है, एक इंटीजर तो है नहीं, एक नंबर तो है नहीं। लेकिन जब यहाँ पे आपने नंबर लिखा, एज में 25 लिखा, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन उसे कंसीडर कर लेगा एज अ नंबर, एज अ इंटीजर। हमें वहां पे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि इसका टाइप क्या ये नंबर है या ये स्ट्रिंग है।
तो ये एक बहुत अच्छी बात है पाइथन की कि वो हमारे लिए ऑटोमेशन में जो डेटा टाइप है वो डिक्लेयर कर देता है, जो डेटा टाइप है वो समझ जाता है। उसके अलावा यूज लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स, नो स्टार्ट विथ नंबर्स, यानी सर जब भी आप किसी भी तरीके के वेरिएबल्स बनाते हैं तो आप वहां पे लेटर्स यूज ले सकते हो, नंबर्स भी यूज ले सकते हो, अंडरस्कोर्स भी यूज ले सकते हो, लेकिन कभी भी आपको स्टार्टिंग जो है वो नंबर से नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 101 नहीं लिख सकते या फिर वन टेस्ट नहीं लिख सकते। अगर हम यहाँ पे लिखे वन टेस्ट तो ये वर्क नहीं करेगा, ये एक सही तरीका नहीं है पैरामीटर डिक्लेयर करने का। लेकिन अगर मैं टेस्ट 1 लिखता हूँ तो ये चलेगा, है ना। तो हमें बस ध्यान रखना है कि किसी भी वेरिएबल के स्टार्टिंग में हम नंबर्स का यूज ना ले और हम वेरिएबल इजीली डिक्लेयर कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ खास ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है। अगर हम इन बेसिक रूल्स को फॉलो कर देते हैं तो हमारे लिए सिंटेक्स में एरर्स क्रिएट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, एरर्स बनेंगी ही नहीं सिंटेक्स में। और आगे बढ़ते हुए अगर हम हमारी फोर्थ ट्रिक को अब देखना चाहें तो वो है स्टेटमेंट्स एंड लाइन ब्रेकिंग्स। जब भी आप कुछ लिख रहे हैं, अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन्स का यूज़ लेना है और उसको आप ब्रेक करके फॉर्मेट करना चाहते हो, आप ऐसा नहीं चाहते कि एक ही लाइन में आप लिखते जाओ जो फॉर्मेटिंग के तौर पर अच्छा ना दिखे, तो आप वहाँ क्या क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक स्टेटमेंट एक लाइन में लिखनी है ना, तो हम उसे डायरेक्टली लिख देंगे इस तरीके से। लेकिन सर अगर हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी है तब हम क्या करेंगे? तो अगर हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी है तो हम वहाँ पे यूज़ लेते हैं सेमीकोलंस का। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे हमारी पहली स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद एक सेमीकोलन लगा दिया, फिर दूसरी स्टेटमेंट लिख दी। यानी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आप बहुत ही आसान तरीके से सेमीकोलंस के ज़रिए एक ही लाइन में लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को ये एक और ट्रिक समझ आ गई होगी और पसंद आई होगी। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक की, विच इज़ फिफ्थ ट्रिक, जो कि है लाइन कंटिन्यूएशन। यानी जब भी आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, आप कुछ लाइन लिख रहे हैं, आप कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, आप उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले, यूज बैकवर्ड स्लैश फॉर ब्रेकिंग लॉन्ग स्टेटमेंट्स अक्रॉस लाइन्स। यानी सर जब भी आप बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लिख रहे हो और आप चाहते हैं कि वो उसका फॉर्मेट वैसा ही रहे, उसका फॉर्मेट खराब ना हो, तो आप उसे यहाँ पे इस बैक स्लैश के जरिए कंटिन्यू कर सकते हैं। वो नेक्स्ट लाइन से उसको रीड करना स्टार्ट कर देगा, उसे पता पड़ जाएगा कि आगे का कंटेंट जो है वो सेम लाइन में नहीं है, वो नेक्स्ट लाइन में, और वो उसे रीड करेगा और सेम फॉर्मेट से करेगा। बस उसे इतना पता है कि उसे सेम डायरेक्शन में नहीं बढ़ना है, नीचे जो आगे का डेटा लिखा हुआ वो भी इसी लाइन का हिस्सा है। तो यहाँ पे लाइन कंटिन्यूएशन में हमारी मदद कर रहा है बैकवर्ड स्लैश। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अवॉइड ब्लैक स्लैश बाय यूजिंग दीज ब्रेसेस। यानी अगर हम इस स्क्वायर ब्रैकेट्स का, इसका स्क्वायर ब्रेसेस का यूज लें, फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर्स के आगे इसको ऐसे लिख देते हैं तो उसको पता रहेगा कि इसके अंदर लिखा हुआ सारा कंटेंट एक ही लाइन का हिस्सा है, एक ही स्टेटमेंट का हिस्सा है, ये उसे अलग अलग स्टेटमेंट्स में डिवाइड नहीं करेगा और इसके लिए हमें बैक स्लैश की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा दूसरा तरीका था अपने स्टेटमेंट्स को लिखने का, है ना, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में लिखने का। और अब बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ ट्रिक की तरफ, जो कि है फंक्शंस। ये ओवरऑल हमें फंक्शंस के बारे में कुछ बेसिक बातें बता रहे हैं कि फंक्शंस हम कैसे बनाते हैं। जब भी हम फंक्शन बनाते हैं लर्नर्स, तो हम सबसे पहले कीवर्ड यूज लेते हैं विच इज डेफ, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक और फंक्शन का यूज ले रहे हैं, कीवर्ड का यूज ले रहे हैं डेफ, जो काम आता है एक फंक्शन को डिफाइन करने के। डेफ का मतलब डिफाइन है। तो अब हमें फंक्शन डिफाइन करना है तो फंक्शन का नाम तो बताना पड़ेगा, हम जो चाहे फंक्शन का नाम रख सकते हैं। उसे इस तरीके से हम यहाँ पे एंड कर देते हैं जिसमें हम ब्रैकेट्स और कॉलम्स का यूज ले रहे हैं। और ये करने के बाद फंक्शन के अंदर हम प्रॉपर स्पेस दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डेफ के आगे से कंटेंट लिख रहे हैं, है ना, डेफ की लाइन के आगे से कंटेंट आ रहा है। और हम जो भी आर्ग्यूमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स, जो भी सिचुएशंस देना चाहते हैं फंक्शंस के अंदर, जो भी टास्क देना चाहते हैं, वो सब हम लिख देते हैं और हमारा फंक्शन का टास्क पूरा हो जाता है। अब अगर मैं फंक्शन को कहीं भी यूज देना चाहता हूँ, यानी फंक्शन में मैंने जो स्टेप्स लिखे अगर मैं वो कहीं पे भी परफॉर्म कराना चाहता हूँ, तो उस केस में हम क्या करेंगे, केवल अपने फंक्शन का नाम इस तरीके से लिख देंगे और जहां भी हमने फंक्शन का नाम लिखा है वहां पे फंक्शन के अंदर लिखा हुआ सारा टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे लिए चीजों को बहुत आसान बना देता है। इसकी वजह से हमें कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता, प्रोग्राम की साइज छोटी हो जाती है। इसको हम आगे यूज लेके देखेंगे, आपको और डिटेल में और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जो बता रहा है कि भाई फंक्शंस आप बनाते हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है ना। इंडेंटेशंस का ध्यान रखना है, यानी आप नंबर ऑफ स्पेसेस कितने दे रहे हैं, फंक्शन स्टार्ट कैसे हो रहा है, फंक्शन एंड कैसे हो रहा है, फंक्शन को कॉल कैसे करा जा रहा है। इन चीजों का आप लोगों को फिलहाल ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि है स्ट्रिंग्स से जुड़ी हुई। कि सर आप एक प्रोग्राम में स्ट्रिंग्स भी बहुत ज्यादा यूज लेते हैं। स्ट्रिंग्स वो वर्ड आप कह सकते हैं, एक सेंटेंस आप कह सकते हैं। तो जब भी आप वर्ड्स, सेंटेंस, स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो उनको हम कैसे यूज ले सकते हैं। सर जब भी स्ट्रिंग्स को डिफाइन करा जाता है तो या तो आप यूज लोगे सिंगल कोट्स को या आप यूज लोगे डुअल कोट्स को, है ना, एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए। लेकिन अगर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स यूज ले रहे हैं तो फिर आप यूज लेते हो यहाँ पे सिंगल कोट्स के कॉम्बिनेशंस को, और इसकी मदद से आप सिंगल लाइन या मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स बना पाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वेरिएबल है सिंगल लाइन नाम का, जिसमें एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया गया। ये मल्टी लाइन वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है जो मल्टी लाइन जो स्ट्रिंग्स है उनको अपने अंदर स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को भी स्टोर कर दिया। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, ये ट्रिक भी क्लियर हो गई होगी कि सर जब भी हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करेंगे हम ये वाली गलतियां जो अब तक हमने समझी है ये तो नहीं करेंगे।
है ना, उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स है तो ऐसा नहीं कि हम सिंगल कोट्स में मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख दें, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को हम इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाइल स्पेसिंग से रिलेटेड हमें क्या चीज समझनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंस फॉर इंडेंटेशन, डोंट मिक्स टैब्स एंड स्पेसेस। आपको ध्यान रखना होगा कि टैब्स अलग रोल प्ले कर रहे हैं, स्पेसेस अलग रोल प्ले कर रहे हैं। जब भी आप किसी भी तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं, जब भी आप किसी भी तरीके के टास्क देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वहां पे आप बेसिक स्पेसिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके लिए प्रोग्राम थोड़ा अच्छा भी दिखेगा और काम भी सही से करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे s इक्वल्स टू 5 यानी एक वेरिएबल रखा, उसमें एक डेटा स्टोर करा, x के अंदर 5 नाम के जो इंटीजर है उसको सेव करा, इंटीजर को स्टोर करा। ये टास्क करने के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता था x इक्वल्स टू 5 विदाउट एनी स्पेस, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट है थोड़ा अच्छे से दिखे, हमें अच्छे से समझ आए, सारी चीजें क्लियर हो, यहाँ पे एरर्स ना आए। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे बहुत अच्छे से x लिखा, स्पेस दिया, इक्वल्स टू लिखा, स्पेस दिया और 5 लिखा। तो ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है, अच्छे से काम करेगा, एरर्स नहीं आएंगे ऐसा करने पे। आपको बस जो प्रोसेस आप कर रहे हो उसको फॉलो अच्छे से करना है, सब जगह फॉलो करना है ना, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो बना के रखनी है। फिर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा स्पेसेस अराउंड ऑपरेटर्स आर अलाउड बट नॉट अवॉइड इनकंसिस्टेंसी। यानी आप अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस भी लगा देते हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपने वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखी, फॉर एग्जांपल आपने एक जगह पे तो स्पेस दिया, आगे नहीं दिया, यानी आपने कुछ ऐसा करा, आपने लिखा y इक्वल्स टू 5, अब y इक्वल्स टू में आपने स्पेस नहीं दिया, बाद में स्पेस देके 5 लिखा, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखना। आप एक्स्ट्रा स्पेस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, y के बाद 2 स्पेस दे दो, है ना, 2 गैप दे दी हमने यहाँ पे y के बाद एग्जांपल के तौर पे, और फिर लिख दिया इक्वल्स टू, और फिर लिख दिया इक्वल्स टू, और फिर 2 स्पेस दिए, फिर लिख दिया 5, ये भी चलेगा, बट आपको जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करके रखनी है। आई होप वाइल स्पेसिंग का कंसेप्ट या ओवरऑल कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज करके रखनी है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास आता है इम्पोर्ट्स का कंसेप्ट, यानी सर पाइथन का सबसे शानदार फंक्शन जो हमें बहुत मदद करता है पाइथन प्रोग्रामिंग में, वो ये है कि हम इसकी मदद से मल्टीपल लाइब्रेरीज, मल्टीपल पैकेजेस को अपने एक प्रोग्राम में इंपोर्ट कर पाते हैं। तो हमें बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि सर जब भी आप कुछ भी इंपोर्ट करना है तो आप लिखोगे इंपोर्ट, और उसके आगे आप किसी भी लाइब्रेरी का नाम लिख दोगे जो आप ऐड करना चाहते हो, वो लाइब्रेरी जुड़ जाएगी। अब उसको आप जैसे यूज लेना चाहे ले सकते हैं, आप उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छे लैब पे सपोर्ट करे। तो इन शॉर्ट हमने सिंटैक्स से रिलेटेड ये चीज समझी कि कोई भी पैकेट इंपोर्ट करना है, कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, तो उसके आगे हम इंपोर्ट फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद उस लाइब्रेरी का नाम लिखेंगे। धीरे धीरे इन लाइब्रेरीज को यूज कैसे लेना है वो भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है कीवर्ड्स का टॉपिक कि कीवर्ड्स से रिलेटेड हमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है रिजर्व्ड वर्ड दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। वो वर्ड्स जो ऑलरेडी रिजर्व्ड है आप उनको एज ए वेरिएबल यूज नहीं ले सकते। हमें पता है हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स है, फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, ये जितने भी हमारे पास ओवरऑल कंडीशंस, फंक्शंस या स्टेटमेंट्स है जो पहले से प्री डिफाइंड है, हम उनके नाम के वेरिएबल नहीं बना सकते। अगर हम बनाएंगे तो सही से काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल DEF नाम से हम फंक्शन बनाते हैं, उसी नाम से वेरिएबल बना दे, वो नहीं बनेगा, वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको दूसरा टास्क दे रखा है। उस नाम को हम ऑलरेडी एक टास्क दे चुके हैं, हम उसको किसी दूसरे टास्क में असाइन नहीं कर सकते। तो आप सभी को बस इतना ध्यान रखना है कि वो सारे फंक्शंस, वो सारी चीजें, वो सारे नाम जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर रजिस्टर्ड है किसी अलग टास्क के लिए, आप उसको एक वेरिएबल नहीं बना सकते। आपको या तो वहां पे आपके केस सेंसिटिविटी का यूज लेना होगा, यानी उसको अलग तरीके से लिखना होगा, किसी लेटर को कैपिटल, किसी लेटर को स्मॉल, तो वो काम फिर भी कर जाएगा। आई होप लर्नर्स आपको ये सारे पॉइंटर्स क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम पाइथन सिंटैक्स को अपने लिए आसान बना सकते हैं। हमने ओवरऑल वो सारी ट्रिक्स देख ली जो हम नॉर्मली गलती करते हैं। अब जब हम पाइथन के सारे फंक्शंस और सारी चीजों को समझेंगे तो वहां पे सिंटैक्स एरर्स होने के चांसेस बहुत कम होंगे। सो लर्नर्स आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड लर्नर्स, अगर आप लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी एक पैशन है, आप साइबर सिक्योरिटी के कंटेंट को डिटेल्ड में प्रैक्टिकल लेवल पे मेंटर की गाइडेंस के साथ सीखना चाहते हो लाइव जूम क्लासेस के जरिए, तो आप लोगों को मिल रहा है WSCH WSCube सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का बैच, जिसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे 12+ असाइनमेंट्स, 3 मेजर प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी ओवरऑल स्किल्स को पॉलिश करने में बहुत मदद करेगा। और इसी के साथ साथ हर एक मॉड्यूल के चीट शीट्स, नोट्स जैसी काफी सारी चीजें आपको मिलेगी जो आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे इंप्रूव करेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर सिक्योर करना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप आज ही इनरोल कर सकते हो अपने इस फेवरेट कोर्स में। ग्रेट जॉब एवरीवन, आप सभी ने पाइथन सिंटैक्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है, यानी अब आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अब आप लोग ज्यादातर विदाउट एरर्स पाइथन प्रोग्राम्स जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। दिस इज योर कैप्टन आशीष कुमार साइनिंग ऑफ।